अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट वाला टॉपिक जो कि क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्या है, इंट्रोडक्शन टू या फिर बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। क्या बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली क्या है, स्टडी है। किसकी स्टडी है? केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी है। ठीक है, ना सिर्फ ये स्टडी केमिकल कंपोनेंट्स की है, बल्कि वो सारे के सारे रिएक्शन जो किसी भी जिंदा जानदार में हो रहे हैं उनके मुताले को हम लोग बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ केमिकल्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ chemical components and reactions that are taking place in living organisms। ठीक है, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। ना सिर्फ केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, बल्कि ज़िंदा जानदार में होने वाले रिएक्शन की भी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की, कि बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की क्यों ज़रूरत महसूस होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो ये हेल्प करती है हमें एनाटॉमी को समझने के लिए और फिजियोलॉजी को समझने के लिए। एनाटॉमी किसी भी जानदार के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी का नाम हम लोग जब देते हैं तो उसको एनाटॉमी कहते हैं, और जब उसके से किसी भी सेल के फंक्शंस की स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी भी जिंदा जानदार में, तो उसको फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। क्लियर है ये चीज़? सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है, ये किस चीज़ के लिए हमें हेल्प करती है? ए बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ हेल्पफुल, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मददगार है किसको समझने के लिए? इन अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिकॉज उसकी रीज़न क्या है जी, सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं किसी भी जिंदा जानदार में, उसके अंदर क्या है जी, उसके अंदर बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन हुई है। इसलिए हमें स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे बेसिकली हम लोग किस वजह से स्टडी करते हैं, ये किस बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही हम लोग इसको स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें बेसिकली क्या होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वाटर के साथ, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। तो क्या प्रिपेयर हो रहा होता है? ग्लूकोज, और साथ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का जो ये मैकेनिज्म है, ये भी किसने हेल्प की है स्टडी के, हम लोग किस तरह से जान पाए हैं, तो वो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की ही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स है ना, वो बेसिकली किन कंपोनेंट से मिलके बनी हुई हैं? वो दो कंपोनेंट से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, या तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ टू कंपाउंड्स, वन इज़ द ऑर्गेनिक एंड अदर इज़ द इनऑर्गेनिक। क्लियर? सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। वो सारे के सारे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स इसकी एग्जांपल है। ठीक है, इसके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आप लोगों को कार्बन भी नज़र आएगा और हाइड्रोजन भी नज़र आएगा। ठीक है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो सबके अंदर क्या मौजूद है? ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरी फॉर्म की, जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। ठीक है, क्या है, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट टुगेदर, अगर ये इकट्ठे मौजूद नहीं होते, आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, वाटर है H2O, यानी कि सिर्फ जस्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में क्या था, कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, उनको हम लोगों ने किसका नाम दिया हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ था। जबकि अगर हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो क्या है, ये कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते। तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट ये एक ड्रा किया हुआ है मैंने टेबल सा, जो कि बुक से ही लिया गया है, और ये टेबल का नेम है केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंड अ ममेलियन सेल, ठीक है, कि किस तरह से केमिकल कंपाउंड्स की जो है ना वो डिवीजन की हुई है, कितनी कितनी परसेंटेज किसी भी बैक्टीरियल सेल में मौजूद है और कितनी परसेंटेज किसी भी ममेलियन सेल में मौजूद है, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल के लिए एक अलग से बताए हुए हैं फिगर्स, और मेमिलियन सेल के लिए एक अलग से, और टोटल क्या बनेंगे, 100% ही बनेंगे, जो किससे कंपोजिशन हुई है, सारे के सारे केमिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी जी, वाटर की बात करते हैं, तो इसमें बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर कितना मौजूद है, 70%, ठीक है, और मेमिलियन सेल के अंदर भी 70% मौजूद है। प्रोटीन्स की बात करें, ये भी बैक्टीरियल सेल में 15 है, और 8% की बात की हुई है, ठीक है, 15% है किसमें, बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन्स, और 18% है किसमें, ममेलियन सेल में प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट की कितनी परसेंटेज अवेलेबल है किसमें, बैक्टीरियल सेल में 3, ठीक है, और एक ममेलियन सेल में 4, ठीक है। लिपिड्स की कंसंट्रेशन कितनी है जी बैक्टीरियल सेल में, वो 2 है, और 3 है किसमें, ममेलियन सेल में। ये सारी की सारी जो रेशोज़ हैं ये परसेंटेज की फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पर। DNA 1% बैक्टीरियल सेल में, जबकि यहाँ पे अगर मेमिलियन सेल की बात की जाए तो 0.25, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, यानी कि जिसमें इंजाइम्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स आ जाते हैं, तो इसमें बैक्टीरियल सेल की कितनी परसेंटेज मौजूद है जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की 2, ठीक है, 2 बैक्टीरियल सेल में भी है और 2 किस में है, मेमिलियन सेल में। इनऑर्गेनिक आयंस की बात की जाए, इनके सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, तो उसकी 1% जो है ना वो बैक्टीरियल और मेमिलियन सेल में पाई जाती है। अगर हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं तो ये बात हमें इस बात की निशानदेही हो जाती है कि कितनी ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस है किसी भी ज़िंदा जानदार में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और वो इसका हम लोग कहाँ से पता चलता है, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री ही हमें हेल्प करती है कि हम इनकी परसेंटेज के बारे में जानें, ठीक है, और डिफरेंट तरह के रिएक्शंस भी देखेंगे कि किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी जानदार की ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी जी, मेटाबॉलिज्म के बारे में। किसकी बात करने लगे हैं, मेटाबॉलिज्म। देखिए लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार की जो लाइफ है ना वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, लगातार ना रुकने वाले केमिकल रिएक्शन। उनके जो सेल्स होते हैं ना मुसलसल जो है ना वो केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं अगर तो कोई भी ज़िंदा जानदार है। ऐसे ही है अगर आप लोग रूटीन में भी ऑब्जर्व करें, ठीक है, यानी कि उन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, लगातार हो रहे होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात डिफ़ाइन करें किसको, मेटाबॉलिज्म को, किसको हम लोग डिफ़ाइन करने लगे हैं, मेटाबॉलिज्म को। सारे के सारे रिएक्शंस, ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी भी सेल में हो रहे हैं, किसी भी जिंदा जानदार के सेल में हो रहे हैं, तो उसको कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। किसका नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का। क्लियर है ये चीज़। मेटाबॉलिज्म की तो आप लोगों ने बात कर ली कि ऑल द केमिकल एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस विद इन आ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म्स। जानदार का किसी भी जानदार का जो सर्वाइवल है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल्स। की क्या करता है ये कुछ ना कुछ केमिकल्स लेता है। कहाँ से केमिकल्स लेता है, इन्वायरमेंट से केमिकल लेता है और इनको इस्तेमाल करता है किसी भी जिंदा जानदार के मैटर में केमिकल्स बनाने के लिए, ठीक है। The survival of an organism depends upon its ability to take some
chemicals from its environment and use them to make chemicals of its living matter। क्लियर है ये चीज़। अब देखें जी, सारे के सारे जो जानदार के जो सेल्स होते हैं ना, वो मुसलसल क्या बना रहे होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बना रहे होते हैं, ठीक है, एंड केमिकल एंड चेंजिंग देम, और ख़ुद में क्या कर रहे होते हैं, तब्दीलियाँ कर रहे होते हैं, केमिकली इन वेरियस वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ क्या कर रहे होते हैं, इनमें तब्दीलियाँ ला रहे होते हैं। जैसे कि देखें, बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटीरियल्स, ठीक है, न्यू सेलुलर मटेरियल का बनना, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर दो यानी रिएक्शंस होते हैं, कि तो एनाबॉलिज्म होता है और दूसरा कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट इसकी फर्दर कौन सी टाइप्स है तो वो हमने जानी कि एक तो क्या है, एक तो है एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या है जी, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, जब सिंपल सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सब्सटेंसेस ने क्या कर देनी है, किसकी फॉर्मेशन कर देनी है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, those reactions in which simpler substances are combined to form complex substances are called anabolism या फिर anabolic reactions, ठीक है। अब एनाबोलिज्म को क्या किसकी ज़रूरत होती है, इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एनाबोलिक रिएक्शंस नीड ज़रूरत होती है और एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये एनर्जी को। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है। नेक्स्ट दूसरी टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं, वो बेसिकली क्या है जी, कैटाबॉलिज्म। क्या है जी, कैटाबॉलिज्म। इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ने किस में चेंज हो जाना है, सिंप्लेक्स सब्सटेंसेस में। किस में हो जाना जी, सिंपलर सब्सटेंसेस में। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस आर नोन एज कैटाबॉलिज्म, ठीक है, या कैटाबॉलिक रिएक्शंस। देखिए इसको सिंपल से मैं आपको याद करने के लिए अक्सर डिफरेंस आ जाता है कि एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। कैटाबॉलिज्म है ना, वर्ड से इसको याद कर लें, यानी कि काटना, बड़ी वाली रिएक्शंस को यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्या करना है, हम लोगों ने सिंपल में तोड़ना है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म, ठीक है, काटने से याद कर लेना है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस में चेंज हो जाएंगे, किस में ब्रोकन डाउन होंगे, सिंपलर में ब्रोकन डाउन होंगे। इस तरह के रिएक्शन में ना एनर्जी इज रिलीज इन दिस रिएक्शन, ठीक है। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रही होती है एनर्जी, और इसमें क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है कैटाबॉलिज्म में। तो अगर इसमें अगर डिफरेंस आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं, एनाबॉलिज्म को एनर्जी चाहिए होती है और कैटाबॉलिज्म को एनर्जी क्या करनी होती है, रिलीज़ करनी होती है। इसकी एग्जांपल्स देख लें तो डाइजेशन है हमारे पास, रिस्पायरेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस की, कि ये बिल्कुल क्या हो रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ हो रहे होते हैं। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस गो साइड बाय साइड इन लिविंग सेल। किसी भी जिंदा जानवर में क्या हो रहे होते हैं, इस इकट्ठे हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर ones which are reused to form new complex substances, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इंटरकन्वर्जन, यानी कि इंटरकन्वर्जन का मतलब होता है कि एक दूसरे में तब्दील हो जाना, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, डेट continuously in living cells are the examples of coordinated catabolic and anabolic activities, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इस तरह से आपस में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है किसकी, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस की। तो आज हम लोगों ने सिंपल सा यही स्टडी किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से लिविंग जो थिंग्स है ना वो किस तरह के कंपाउंड से मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट इसके टाइप्स हम लोग डिस्कस की, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड मैमेलियन सेल देखा, मेटाबॉलिज्म के बारे में जाना और उसकी फर्दर टाइप्स डिस्कस किए, एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इंशाल्लाह। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।